नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ है। जगाधरी में सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा की और जनसभा को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनाव का शंखनाद बज चुका है। तीसरी बार बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनेगी। बीजेपी ही एक बार फिर से जनता के दिलों पर राज करेगी। कांग्रेस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सिर्फ नारेबाजी करती है। कांग्रेस का काम सिर्फ माहौल बनाने का है, नारेबाजी करने का है। लेकिन हरियाणा की जनता एक बार फिर से बीजेपी को ही चुनेगी, बीजेपी की ही सरकार बनाएगी, ये दावा करते नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इसके अलावा विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस और करती ही क्या है, कांग्रेस का काम सिर्फ नारेबाजी करना है। चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनावी तैयारियों में तमाम दल जुट चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से तीसरी बार यहां बीजेपी की सरकार बनने का दावा ठोकते नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और इस दौरान संबोधन में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा नायब सिंह सैनी ने। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता की परवाह नहीं करती। कांग्रेस का काम सिर्फ नारेबाजी करना है, सिर्फ माहौल बनाना है। उधर भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पेरिस से लौटने के बाद अपने पैतृक गांव बलाली पहुंची, जहां पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत हुआ। ग्रामीणों ने उन्हें जबरदस्त तरीके से वहां पर प्रेम दिया, स्नेह दिया, उन्हें सम्मानित किया गया। तस्वीरें देखिए आपके सामने। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा कि ओलंपिक पदक एक गहरा घाव बन गया है। इसे भरने में, इस गहरे घाव को भरने में समय लगेगा, क्योंकि मैं अपने देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती कि मैंने कुश्ती छोड़ दी है या मैं कुश्ती को आगे भी भविष्य में भी जारी रखूंगी। मैं इस पर अभी कुछ नहीं कह सकती हूं। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अभी इसका एक हिस्सा पार करके आई हूं और ये एक लंबी लड़ाई, विनेश फोगाट ने बताई। हम पिछले 1 साल से इसे लड़ रहे हैं और ये आगे भी लड़ाई जारी रहने वाली है। अपने गांव का जो प्यार देखा है, तो शायद वो गांव भरने में मुझे हिम्मत मिलेगी। और शायद जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता भी, मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूंगी जो भी है। लेकिन बस मैं इधर से मुझे जो हिम्मत मिली है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं एक सही दिशा में, सही जगह पे मैं उसको आगे के लिए क्या भूमिका देखते हैं? जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक छोटा सा हिस्सा मैं अभी पार करके आई हूँ, और वो भी मुझे लगता है अधूरा रह गया था। लेकिन एक बहुत लंबी लड़ाई, आपको पता है कि हम 1.5 साल से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी। और उम्मीद करते हैं परमात्मा सच्ची सच्चाई कीजिए। उधर करनाल दौरे पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश स्तरीय पंजाबी सम्मेलन में शिरकत करते नजर आए। वो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी इस दौरान वहां मंच पर उपस्थित दिखाई दिए। तो करनाल के दौरे पर रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। प्रदेश स्तरीय पंजाबी सम्मेलन था यहां पर, जिसमें शिरकत करते दिखाई दिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये इस कार्यक्रम के दौरान की देखिए तस्वीरें आपके सामने। करनाल के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के दौरान की ये तस्वीरें। प्रदेश स्तरीय पंजाबी सम्मेलन का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कांग्रेस के और भी कई दिग्गज नेता वहां कार्यक्रम में मौजूद दिखाई दिए, मंच पर उपस्थित दिखाई दिए।
वहीं हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि विनेश के साथ षड्यंत्र रचा गया है। सुशील गुप्ता ने इन शब्दों के साथ ये जोरदार हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। सुशील गुप्ता ने दावा किया है कि हरियाणा के लोग अब आजिज आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं और यहाँ के लोग, हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है। तो हरियाणा आप अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, जिन्होंने ये बयान देते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया। और इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम दल अब एक दूसरे को कोसेंगे, आरोप लगाएंगे, बदलाव की बात कहेंगे और इसी दिशा में सुशील गुप्ता आप अध्यक्ष हरियाणा के, इनका ये बयान सामने आया है कि हरियाणा के लोग अब यहाँ पर बदलाव लाना चाहते हैं और ऐसे में इस बयान के जरिए वो साबित करने की कोशिश करते हुए कि अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी वर्चस्व में आएगी, अस्तित्व में आएगी। हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद ज़रूर देगी। अब देखिए, चूँकि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया था और अकेले के दम पर अब कांग्रेस पार्टी भी और आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई इसी दिशा में अब जाहिर तौर पर बड़े चेहरे हैं सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के, वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को लेते हुए, इनकी बेहतरीन शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को देखते हुए, 24 घंटे फ्री बिजली और पानी की व्यवस्थाओं को देखते हुए सैकड़ों साथियों के साथ विकास दास महाराज जी ने बीजेपी छोड़ के, सुरेश चौधरी जी ने आरएसएस छोड़ के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का शुभारंभ किया। आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने की तैयारी शुरू हो गई है और बीजेपी की सत्ता से बाहर जाने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा की जनता अब हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाहती है। हरियाणा की जनता दिल्ली और पंजाब की तरह अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज चाहती है, अच्छे हॉस्पिटल चाहती है, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक चाहती है, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त चाहती है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त चाहती है, 24 घंटे बिजली और पानी चाहती है, वो भी मुफ्त चाहती है। हरियाणा की जनता अब हरियाणा को बदलना चाहती है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वो हरियाणा की बेटी के साथ, हरियाणा के खिलाड़ी के साथ देश की भूमि जंतर मंतर पे भी षड्यंत्र रचती है और विदेश की भूमि पेरिस पे भी षड्यंत्र रचती है। पहली बार ओलंपिक के अंदर महिला रेसलिंग का गोल्ड मेडल आ रहा था, उसने सेमीफाइनल जीता, वजन सही था, क्वार्टर फाइनल जीता, वजन सही था, फाइनल में आए तो अचानक 100 ग्राम वजन बढ़ा दिया गया और प्रधानमंत्री जी चुप रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोले। परंतु पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान सरकार है। खिलाड़ियों का सबसे पहले अभिनंदन किया, करोड़ करोड़ रुपये सम्मान राशि दी गई। आम आदमी हमेशा खिलाड़ियों के साथ भी है, कर्मचारियों के साथ भी है। वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य ने करनाल दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आयोग ने हरियाणा के 6 जिलों में ग्रुप 56 और 57 की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मेंस परीक्षाओं का सफल और पारदर्शी ढंग से आयोजन करवाया। इन परीक्षाओं में तकरीबन 16,000 पदों के लिए उम्मीदवारों ने आवेदन किया हुआ था, जिनमें से 25,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 45,000 परीक्षार्थियों ने अब तक आयोजित सभी परीक्षाओं में हिस्सा लिया है। आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर बड़ी उत्कृष्ट व्यवस्थाओं का प्रबंध किया है, जिसमें परीक्षार्थियों का अभिनंदन और उन्हें परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आज
ग्रुप 56 और 57 की परीक्षाएं ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे हरियाणा में 6 जिलों में कराई है। लगभग 16,000 के करीब पोस्टें थी, जिसमें लगभग 25,000 आज की डेट में और 45,000 के करीब परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। बड़े उत्साह और जोश के साथ परीक्षार्थियों ने एक लंबी जिद्दोजहद के बाद ये परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, तो सब परीक्षार्थी बड़े उत्साह और जोश के साथ परीक्षा केंद्रों पर आए। आयोग ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं, जैसा हर बार करता है, इस बार भी की हैं। कुछ व्यवस्थाओं की दृष्टि से अच्छे प्रयोग आयोग ने इस बार किए, जो परीक्षार्थियों का अभिनंदन करने का विषय हो, उनको पूरी जानकारी देने का विषय हो। क्लासरूम हमारे पंचकुला कंट्रोल रूम से लाइव सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग में जुड़े हुए थे। ये सब जानकारियां परीक्षार्थियों को देकर इन परीक्षाओं को संपूर्ण कराया गया है। अभी तक आयोग लगभग 12,000 के करीब ज्वाइनिंग करा चुका है और 40 से 45,000 भर्तियां हमारी पाइपलाइन में हैं, जिनके समय समय पर परीक्षाएं और सब चीजें चल रही हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के थानेसर के दर्राखेड़ा कॉलोनी में सुबह एक कच्चे मकान की छत गिर गई, जिसमें परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक 8 साल के मासूम की इस हादसे में दर्दनाक मौत भी हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंचे निवर्तमान पार्षद नितिन भारद्वाज लाली ने बताया कि परिवार को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि परिवार की ओर से आवास योजना के तहत फॉर्म भी भरे गए थे, लेकिन दस्तावेजों में कमी होने के चलते इस योजना का लाभ उन्हें मिल नहीं पाया। पानी पी रहा था, उसके बाद पूरा खड़का होया, पूरी जोर का, ठीक है। जो सारा परिवार था वो सारे का सारा नीचे दब गया था। मैंने अपना छोकरा उठाया, पवन उठाया, मेरा विशाल उठाया, उन्होंने बच्चे काटे। फिर मेरी मासी के छोकरे आ गए सारे के सारे, फिर मेरी मासी के छोकरे आ गए सारे के सारे। उन्होंने सारे थालियां लेकर, प्लेटर लेकर सारी मिट्टी खुदी। और उसके बंदा का नहीं पता था किसी भी कहाँ सो रहे कहाँ नहीं सो रहे। जो छोटी छोकरी आज पूरी हुई है, वो उसके सांस घुट गए थे, उसके अंदर मिट्टी चली गई थी और उसको सांस नहीं आया। मेरे पास सुबह इनका 5 बजे फोन आया। बेचारे ये एक कमरे में सोए हुए थे सारे। इनके 4 बच्चे थे और खुद हस्बैंड वाइफ थे। एकदम इनके ऊपर का गार्डर गिरा, कच्ची छत थी गड़ियों वाली। इनका गार्डर गिर गया। गार्डर गिरने से सारे के सारे ऊपर की जो मिट्टी है वो उसके अंदर सारे दब गए। भगवान का शुक्र है कि ये परिवार एक इकट्ठा परिवार है। 40-50 लोग इकट्ठे रहते हैं, आपस में चाचे ताऊ हैं, एक ही खून के हैं सारे। ये तो एकदम सारे जाके इन्होंने 10 मिनट के अंदर सबको निकाल लिया। वो गुड़िया दबी रह गई, उसको बाद में निकाला। उसकी एक मौके पर डेथ हो गई, 8 साल की गुड़िया। उधर सोनीपत के नगर निगम में करीब 1 महीने से ठेका सफाई कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी है, जिनकी मांग है कि ठेका प्रथा बंद की जाए और सभी सफाई कर्मचारियों को पालिका रोल के अंतर्गत नियुक्त किया जाए। वहीं सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो सभी सफाई कर्मचारी शहर में चक्का जाम करेंगे, कार्य का पूरी तरह से बहिष्कार कर देंगे, जिसके बाद शहर में गंदगी के हालात गंभीर बन सकते हैं। उधर नगर निगम जॉइंट कमिश्नर रेणुका का कहना है कि सफाई कर्मचारी पालिका रोल के लिए आवेदन जमा कर दें, उनको ऊपर भेज दिया जाएगा, उनके एप्लीकेशंस को ऊपर भेजा जाएगा और जो भी पात्र होगा, एलिजिबल होगा, उसे पालिका रोल के मुताबिक नियुक्ति दे दी जाएगी। जो हम यहाँ बैठते हैं हमारी सैलरी काट दी गई है और जो सचिव मंडल यहाँ पे बैठा है भूख हड़ताल पे, उनकी किसी की सैलरी नहीं दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे प्रदर्शन हड़ताल नहीं करें, क्योंकि इन्होंने कभी चाहा नहीं कि किसी गरीब कर्मचारी का भला हो जाए। यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं और भूख हड़ताल के बाद शहर में पूरा चक्का जाम कर दिया जाएगा और शहर गंदगी से ढेर हो जाएगा और बीमारी फैलने का डर रहेगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन व निगम अधिकारियों की होगी। और हम चाहते नहीं कि आम जनता परेशान हो, बीमारियों से जूझना पड़े। तो हम ये चाहते हैं समय रहते हुए अधिकारियों को
होश आना चाहिए गूंगे बहरे अधिकारियों को, और हम जल्द से जल्द हमारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और हमें पेरोल पर लिया जाए। मांगे ये हैं सर, हम भूख हड़ताल में बैठे हैं 22/7/2024 से। मांग ये है कि 2018 में जो सरकार के साथ समझौता हुआ था कर्मचारियों का, उसे अभी तक लागू नहीं किया गया। ना ही कोई कर्मचारी पेरोल पे लिया गया है, ना ही किसी कर्मचारी को सैलरी बढ़ी है, बल्कि कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है, जिसमें कर्मचारियों अगर के कुछ भी बोलते हैं किसी के अपने हक के बारे में, तो उन लोगों को काम से हटा दिया जाता, बदली कर दी जाती, उनकी सैलरी रोक ली जाती है। तो हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी कर्मचारियों के हक की बात की जाए, उनको पेरोल पे लिया जाए। हमारी तनख्वाह रोकी गई है और ये क्या नाम है, हम भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं। 2018 में जो समझौता लागू हुआ था तो यहाँ पे किसी का काम नहीं हुआ, तो इसलिए बैठे हैं हम। हमें 1.5 महीना हो चुका है यहाँ पे बैठे हैं। हम बहुत मिलते हैं अधिकारियों से, लेकिन हमारी बातों को सुना किया जाता है, तो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। मांग है जी पेरोल पे करने की, ठेके प्रथा बंद करने की, और काफ़ी टाइम हो चुका है, 1 महीना करीब हो गया भूख हड़ताल पे बैठे हैं हम। अधिकारी से जो हमारे प्रधान मिलते हैं पूरा जवाब उनको मिल नहीं पा रहा, वो पक्का नहीं बता रहे इनको। हम चाह रहे हैं जो ठेका प्रथा वो बंद हो जाए, और हमारी मांग है जो ये पेरोल पे हमको किया जाए निगम की तरफ से। ये सब लोग मिले थे, इनकी मांग ये थी कि जो पहले समय में 2018 में जो कॉन्ट्रैक्ट पे थी उनको पालिका रोल पे लिया जाए, ऐसी एक चिट्ठी सरकार की आई थी। उसके तहत उस समय से लेकर आज तक जो आवेदन हमें प्राप्त हुए थे उनकी हमने जांच कराई है। उसमें 80 से 85 के बीच में 83 कुछ आवेदन जो है उस पॉलिसी के तहत वो उनकी शर्तों को पूरा करते हैं, उनको आगे हम रेकमेंड करेंगे। और बाकी के जो आवेदन हैं जिनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है वो उनको वापस लिख देंगे कि उनको लगता है कि वो पात्र बनते हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें हमें सबमिट करें और हम केस आगे भेज देंगे, उनका फॉरवर्ड कर देंगे। मेरी ये बातचीत हुई थी 10 जुलाई को, और 10 अगस्त तक का समय मांगा था। हमने सभी आवेदन को उनके पे जांच कर ली है, जो पात्र आए हैं उनका केस हम भेज रहे हैं, और अभी इस निगम लेवल पे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। उधर हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। इस बार बहनें हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर 24 घंटे के लिए नहीं बल्कि 36 घंटों के लिए कर पाएंगी। इस बार रक्षाबंधन पर हरियाणा रोडवेज की बसों में बहनें 36 घंटे के लिए सफर कर सकेंगी, और हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाली महिलाओं से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। यानी कि फ्री में बस के सफर की ये बड़ी सौगात हरियाणा सरकार की तरफ से रक्षाबंधन के त्योहार पर हरियाणा की बहन बेटियों को। महिलाओं से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। हरियाणा सीमा के अंदर सफर करने वाली महिलाएं कहीं भी जाकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। हरियाणा रोडवेज के बल्लभगढ़ बस डिपो से जगदीश ड्यूटी इंचार्ज बस डिपो इंस्पेक्टर ने बताया कि 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 19 अगस्त रात 12 बजे तक ये सुविधा बहनों के लिए पूरी तरह से फ्री रहने वाली है। तो 36 घंटे तक फ्री सफ़र कर सकेंगी महिलाएं, और वो पूरे राज्य के अंदर हरियाणा में कहीं पर भी जहां भी उनके भाई मौजूद हैं वहां जा सकती हैं। उन्हें कोई किराया बस में सफ़र करने का नहीं देना पड़ेगा, और 24 घंटे के लिए नहीं बल्कि इस बार पूरे 36 घंटों के लिए इस सुविधा को फ्री रखा गया है। महिलाओं को ये खास तोहफा राखी यानी कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हरियाणा सरकार की तरफ से 36 घंटे तक फ्री सफ़र कर पाएंगी महिलाएं, और 19 अगस्त के रात 12 बजे तक ये फैसिलिटी मौजूद रहेगी फ्री सफ़र की। वहीं फरीदाबाद के निजी अस्पताल में बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में सरकारी डॉक्टर्स के बोर्ड ने डॉक्टरों को दोषी पाया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ये पूरा मामला NIT 3 के पास प्राची अस्पताल का है। बता दें साल 2020 में अस्पताल में भर्ती महिला की डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत हो गई थी, और इस मामले में अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें डॉक्टर से ही दोषी पाए गए हैं। ये खजान सिंह नाम का व्यक्ति है जो SGM नगर में रहता है। इसने अपने 2020 के अंदर अपनी मदर क्यूम जी को एडमिट कराया था। वो इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उस दौरान उन्होंने अपनी माता की मौत के बारे में डॉक्टर द्वारा सही इलाज ना करने के बारे में बताया था। तभी पुलिस ने नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए बोर्ड द्वारा सारी कार्रवाई की थी, और नकली एजेंसी बोर्ड तैयार करवा के डॉक्टर साहब से 16 तारीख को वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिस पर
हमने FIR दर्ज करके उसमें नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सर किन किन धाराओं के तहत हुई है ये, और FIR नंबर कितना? सर FIR नंबर तो है 347 डेटेड 16/8/2024 अंडर सेक्शन 304A 34 IPC में अभियोग अंकित हुआ है। वहीं फरीदाबाद में प्रवासी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा वहां पर मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस विधायक ने प्रवासियों की एकता के साथ प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने की अपील की है। ये चुनाव का समय, ये फैसला करने का समय है, ये निर्णय लेने का समय है। आपको याद रखना होगा कि किस तरह से जब कोरोना की लहर चली थी तो जो 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 500, 700, 800 किलोमीटर जो लोग जा रहे थे वो आप में से ही ज्यादातर थे, आपके ही सारे साथी थे, आपसे ही जुड़े हुए लोग थे। किस तरह से खाते हुए, किस तरह से जहां भी जाते थे पुलिस के डंडे खाते थे। हमें विश्वास है आप बनने वाली सीटें भी दोगे, नहर का पानी भी दोगे, पर आप आपके नाक बनने का सबसे बड़ा कारण 3 साल से नगर निगम के चुनाव नहीं हुए। जैसे ही आप नगर निगम के चुनाव की घोषणा करेंगे, हर विधानसभा में प्रवासी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी निश्चित हो। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू कर दी गई है। बता दें आपको, चुनाव के मद्देनजर लागू की गई आदर्श आचार संहिता 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि 5 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 12 सितंबर नॉमिनेशन की अंतिम तारीख होगी। करनाल जिले में कुल 12,02,419 वोटर्स हैं और फाइनल वोटर लिस्ट 27 अगस्त को तैयार होगी। चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष कैंपेन चलाया जाएगा। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अपने घर से वोट डालने की भी सुविधा इस बार प्रदान की जाएगी। प्रदेश के लिए जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया है उसी की कंटिन्यूटी में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा प्रोफाइल जो ज़िले का इस तरीके से है कि हमारे यहाँ पे 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। करनाल है, इंदरी है, नीलोखेड़ी है, असंध है और घरौंडा है। तो इन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की हमारे यहाँ पे अभी पोल होना है, इलेक्शन होना है कैंडिडेट्स के लिए। जो शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है वो हमारे पास आ चुका है, कल भी आ गया था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे यहाँ नोटिफिकेशन डेट है वो 5 सितंबर की है। नोटिफिकेशन डेट का मतलब ये है कि इस दिन से हमारे पास नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 12 सितंबर है। डेट फॉर मेकिंग स्क्रूटनी वो नेक्स्ट डेट होती है तो 13 तारीख को है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है वो 16 सितंबर को है। डेट ऑफ पोल है वो 1 अक्टूबर को है और डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो हमारा 4 अक्टूबर को होगा। और डेट बिफोर विच द इलेक्शन प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड है वो हमारा 6 अक्टूबर है। तो बेसिकली 6 अक्टूबर तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे यहाँ पे रहेगा।